नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। दिल्ली में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक से पहले हमारी ब्यूरो हेड सपना चारण ने अधिवक्ताओं से खास बातचीत की। अधिवक्ताओं ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। इस समय हम दिल्ली बीजेपी ऑफिस में मौजूद हैं। हमारे साथ कई सारे लोग मौजूद हैं। यहाँ पर एक कार्यक्रम होने जा रहा है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका नाम है जाना। मेरा नाम एडवोकेट प्रदीप गौतम है और मैं द्वारका कोर्ट से हूँ। क्या प्रोग्राम चल रहा है? अधिवक्ताओं को लेके कोई कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर, उसके बारे में थोड़ा सा। नहीं, इसमें अधिवक्ताएं जो एडवोकेट्स हैं उनकी एक मीटिंग है। तो जो लीगल सेल है उनकी एक मीटिंग है, तो एक गेट टुगेदर है, बस इतना ही। यहाँ पर चीफ गेस्ट आने जा रहे हैं, मतलब अभी इलेक्शन का समय भी चल रहा है, उसको लेकर भी कुछ मुद्दों पर बातचीत होगी। हाँ, उसको लेकर भी बातचीत होगी। देखें, क्योंकि अभी तो मीटिंग होने जा रही है, तो ऐसा कुछ एजेंडा तो हमें बताया नहीं गया था, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि एक गेट टुगेदर है वकीलों का, जो अधिवक्ता हैं वो मिल रहे हैं। तो अभी पता चलेगा कि मीटिंग में क्या बात करेंगे। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, इलेक्शंस क्योंकि सर पे हैं, तो उससे संबंधित भी कुछ ना कुछ जरूर हमें बताया जाएगा। और क्योंकि हम बीजेपी लीगल सेल में हैं, तो कोई ना कुछ ऐसी कुछ डायरेक्शन से ऐसे कुछ कहा जाएगा जिससे कि आने वाले इलेक्शंस में कुछ इसका कुछ इम्पैक्ट होगा या कुछ इस तरह की चीजें रहेंगी। यहाँ पर सभी अधिवक्ता मौजूद हैं। अधिवक्ताओं के साथ ही ये मीटिंग की जा रही है। एक दो अधिवक्ता और मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम एडवोकेट रवि वशिष्ठ है। आज जो कार्यक्रम है उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये अधिवक्ताओं का कार्यक्रम है। इसमें बीजेपी की लीगल सेल भी शामिल है और जितने भी कोर्ट हैं दिल्ली में, उन सबके एडवोकेट्स आए हैं और डेफिनेटली एडवोकेट्स की मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है, तो इसलिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। एडवोकेट्स के स्पेसिफिक मुद्दों पे ये बातचीत होगी कि उनकी क्या परेशानी या फिर इलेक्शंस को लेके? और क्या आप लोग बीजेपी पार्टी में भी मतलब जुड़े हुए हैं? हाँ जी, हम बीजेपी पार्टी में जुड़े हुए हैं और डेफिनेटली इलेक्शन का माहौल है, तो इलेक्शन से रिलेटेड तो बात होना लाजमी है। हाँ, और एक अच्छा इनिशिएटिव है और एडवोकेट्स के मुद्दों पर बात हो सकती है, क्योंकि सारी लीगल टीम है बीजेपी की और हमारे लॉ मिनिस्टर हैं, वो भी आ रहे हैं, तो इन सब मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। अभी आपको क्लियर नहीं है कि किस मुद्दे पे, बस अचानक से ये मीटिंग बुलाई? नहीं, क्लियर एजेंडा तो नहीं है डेफिनेटली, जैसा कि मेरे अभी दोस्त ने बताया आपको, लेकिन हाँ, इलेक्शन है तो उससे रिलेटेड ही मुद्दों पे चर्चा होगी। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो जैसा कि आपने सुना कि दो अधिवक्ताओं से हमने बातचीत की, उन्होंने बताया कि ये जो मीटिंग होने जा रही है उस पे कुछ मुद्दे रहेंगे जो कि अभी क्लियर नहीं है, खासतौर पर चुनाव को लेकर बातचीत की जा सकती है। कैमरा पर्सन रमेश के साथ सपना चारण, दिल्ली। और सरकारी अधिवक्ता ने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग की है। इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। Shri Damu Ravi, Secretary Economic Relations in the Ministry of External Affairs, will pay a visit to Astana, Kazakhstan on May 21st, 2024. In Astana, he will represent the Government of India in the meeting of the SCO Council of Foreign Ministers on 21st May. The meeting will discuss preparations for the upcoming summit of the SCO Council of Heads of State, review ongoing cooperation in SCO, and exchange ideas on regional and global developments of common concern. During his visit, he is also expected to hold meetings with his counterparts from SCO member states and senior officials of the government of Kazakhstan. So that is what I have for you. Now I open the floor for questions. Pranay. सर, प्रणय उपाध्याय, जी न्यूज से। आपने देखा होगा कि हाल में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के इलाके के अंदर बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं और उसमें कई लोगों की मौत भी हुई है। भारत का इस मामले के अंदर क्या नजरिया है? और चूंकि उस इलाके को भारत कहता है कि वो उसका अभिन्न अंग है और वहां पर काफी स्थितियां हैं, तो उसको लेकर भारत की टिप्पणी क्या है? जी। Srinjoy, okay. Sir, today the EM said that there can be no question of forward movement with Pakistan because of what he called the terror issue. The previous government may have turned a blind eye to it, but if terror continues, there will be consequences. So, could you sort of put that in the context of POK as well? Thank you.
Ghazali. Mohammad Ghazali from NDTV. I just want to ask about the Indian UN aid worker who was killed in Israel. Have you got any confirmation that it was IDF responsible for the firing or the Hamas? And the second is about the Swiss Foreign Secretary who is in India to persuade India to participate in the peace conference in Ukraine. So has Government of India decided anything about it? Okay. Ayushi. Sir, Ayushi Agarwal from ANI. Canada has recently arrested one more Indian over killing of Niger. Did Ottawa provided us with any formal communication on that, since it has arrested 3 earlier as well? Yeshi. This is Yeshi Seli from the New Indian Express. Are there any more, or how many more Indian officials are there in Gaza, like the army official that we lost, former army guy? Okay, let's first go over these questions and then we can come back for more. प्रणय, आपका सवाल पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेके है। तो उसमें जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने रिपोर्ट देखा है कि पिछले कुछ दिनों में वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ, उसमें कुछ लोग हताहत हुए। ये विरोध, ये परिणाम है वहां पर जिस प्रकार की नीतियां चल रही हैं, वहां के संसाधन को जिस प्रकार से लूटा जा रहा है, वहां के लोगों को जितना दूर रखा जा रहा है इन संसाधन से, अपने संसाधन से उनका लाभ नहीं पहुंच रहा है। इस कारण से ये हो रहा है और जो वहां का तंत्र है वहां पर लोगों का वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनको अपने जो अपने उनके संसाधन हैं उसका लाभ उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। जहां तक हम लोगों ने पहले भी कहा है, जहां तक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की बात है, यूनियन टेरिटरीज जो जम्मू के, लद्दाख के और कश्मीर के जो हैं वो भारत के अभिन्न अंग हैं, अभिन्न अंग रहेंगे। ये हमारा इस पे ये हमारा बल है। Srinjoy, you talked about External Affairs Minister's comments. The Minister has spoken on this issue, so I would not like to add anything more. Ghazali, your question was regarding the UN aid worker who passed away. You would have seen our statement. और यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। ये है मोदी की गारंटी। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। बेटा, न बिजली न बीमा, हम किसानों को तो धोखा ही मिला वोट के बदले। और पापा आपको? चलिए, पर हमें तो मिला है मोदी। बस एक वोट दिया था। अपने हरियाणा में फसल का पैसा और किसान सम्मान निधि सीधा खाते में आ जाती है। सबसे ज्यादा फसलों पर MSP मिलती है। खाद बीज की कभी कमी नहीं होती। सिर्फ तारीफ ही नहीं, वोट भी दो बच्चों, तभी तो आएगी मोदी सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। गोड्डा में बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। सीएम योगी ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं।
कृपा की भूमि जनपद बलरामपुर और जनपद गोंडा की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए इतनी भीषण गर्मी के बाद भी हजारों की संख्या में आपकी उपस्थिति यहां पर हुई है, इसके लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित गोंडा के लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी अपना दल, निषाद पार्टी, सुहेलदेव राजभर पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल के संयुक्त प्रत्याशी कुंवर कीर्तिवर्धन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के गोंडा के अध्यक्ष श्री अमर किशोर कश्यप जी, लोकप्रिय विधायक उत्तरौला श्री राम प्रताप वर्मा जी, हमारे वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री श्री रमापति शास्त्री जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री प्रभात वर्मा जी, विनय द्विवेदी जी, प्रतीक भूषण जी, विजय बहादुर पाठक जी, जिला पंचायत अध्यक्ष बलरामपुर सुश्री आरती तिवारी जी, राहुल राज रस्तोगी जी और भारी संख्या में गोंडा लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए इस उत्तरौला विधानसभा क्षेत्र के सभी मेरे उपस्थित मतदाता बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सभी का अभिनंदन करता हूं और आप सबको मैं बधाई देता हूं कि अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ, रामलला का विराजमान हुआ। आप मुझे बताओ कितने लोग उत्तरौला के हैं जो लोग रामलला का दर्शन करके आ गए हैं? यानी आपने तो सरयू मैया के इस पार और उस पार का यानी पड़ोस होने का सबसे बड़ा लाभ उठाया है। लेकिन बहनों और भाइयों, रामलला का मंदिर बनना चाहिए, इसकी रणनीति अगर कहीं बनी थी इसी बलरामपुर जनपद में 1949 में बनी थी। इसी बलरामपुर जनपद में बनी थी और इसीलिए रामलला पर आपका तो पहला ही अधिकार होना ही चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ये रामलला का जो आज भव्य मंदिर बन गया है, 500 वर्षों के बाद रामलला वहां विराजमान हो गए हैं, क्या यह काम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग कर पाते? क्या ये लोग ये काम करते? क्या बहनों और भाइयों, ये काम आज जो हो पाया है, मोदी जी का नेतृत्व है, उनका मार्गदर्शन भी है। लेकिन अगर मोदी जी को और योगी जी को ताकत मिली है तो आप जनता जनार्दन के कारण ताकत प्राप्त हुई है, जिनके बल पर, जिनके दम पर असंभव लगने वाले कार्य भी संभव हो पा रहे हैं। और 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला भी विराजमान हो पा रहे हैं। और बहनों और भाइयों, रामलला को
अयोध्या धाम में विराजमान होना न केवल हमारे लिए, इस लोक के लिए, हम वर्तमान पीढ़ी को तो बता ही पाएंगे कि देखो हमने रामलला को विराजमान करवा दिया, भव्य मंदिर का निर्माण करा दिया। साथ साथ भावी पीढ़ी को ही बता पाएंगे और परलोक में जब पूर्वजों के पास जाएंगे तो कहेंगे कि आपके संकल्प की पूर्ति करके हम आए हैं, बोलेंगे ना। तो आप हमारी तो एक पीढ़ी सौभाग्यशाली हो गई मोदी जी के कारण कि लोक भी और परलोक भी दोनों एक झटके में पुण्य का भागीदार बन गया। बहन और भाइयों, लोक को सुधारने वाली सरकार लोकतंत्र में आपको ताकत देती है, इसीलिए आपको जनता को जनार्दन लोकतंत्र में कहा गया है। और इसीलिए आज हम आपके बीच आए। 2024 का ये जो चुनाव चल रहा है, 2024 का ये चुनाव पूरे देश के अंदर अब तक 4 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। बहनों और भाइयों, 4 चरण के इन चुनाव में, जो चुनाव 4 चरणों में संपन्न हो चुका है, पूरे देश के अंदर अब तक 285 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं और पूरे देश के अंदर एक स्वर गूंज रहा है। पूरे देश के अंदर मुझे 9 राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ और बहनों भाइयों, कहने में कोई संकोच नहीं, चारों ओर एक ही आवाज है, एक ही नारा है और वह है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार और अब की बार, अब की बार, अब की बार 400 पार। जब 400 पार की बात करते हैं, लोग कहते हैं कैसे होगा, तो भारत की जनता कहती है जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। बहनों भाइयों, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का इतिहास है राम द्रोही होने का। राम द्रोही है ये, और इसलिए चुनाव को मैं आपको साफ साफ बताऊं कि चुनाव तो राम भक्तों, राम द्रोहियों के बीच में हो गया है। अब तो सीधे सीधे राम द्रोही, भगवान राम के तो विरोधी हैं ये। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।